हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत एडवांस लेवल का केस स्टडी लेके आया हूं। आज मेरे पास एक फ़ोन है। पहले तो फ़ोन के बारे में हमारे स्टूडेंट बताएंगे, इन्हीं का फ़ोन है और इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है और इसके बारे में ये एक्सप्लेन करेंगे। फिर मैं आपसे बात करता हूँ। बताइए। मैं अमितेश दास हूँ। मैं कलकत्ता से आया हूँ। तो मेरे पास एक फ़ोन है सैमसंग S20। इसका प्रॉब्लम था कि कस्टमर ने मेरे पास लाके दिया कि इसका टच काम नहीं कर रहा। तो कस्टमर के मैंने पूछा कि क्या हुआ है। तो कस्टमर ने बोला कि वाटर डैमेज फ़ोन था। तो मैंने इसको पैनल खोल के मैं LCD लगा के देखा। पूरा नया LCD में भी टच काम नहीं कर रहा था और मेरा जो बेसिक नॉलेज है मैं उसमें देखा, फिर भी ये काम नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं सेल्फ एंड सॉल्यूशन में ज्वाइन करके इसका जो प्रॉब्लम है संजय सर के साथ डिस्कस करूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है और ये डायग्नोसिस करके इसका फॉल्ट क्या है सर संजय सर जैसे हम लोगों को बताए। ये सैंडविच मदरबोर्ड था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया कि सैंडविच मदरबोर्ड है, मेरा इसका ऊपर कोई नॉलेज नहीं था, इसलिए मैं संजय सर के पास आया। मतलब इसके अंदर टच का प्रॉब्लम है ना? हाँ, टच का प्रॉब्लम है सर। देखिए, इसके अंदर टच का प्रॉब्लम है। इसके अंदर आपने एलसीडी चेंज कर दिया? LCD चेंज किया है, एलसीडी कनेक्टर को भी रिसोल्व किया है। LCD मेरा जो बेसिक नॉलेज था उसमें ऊपर मैंने काम किया, लेकिन लेकिन कोई काम नहीं इसमें कर रहा डबल था। लेयर का मदरबोर्ड है, इसीलिए इन्होंने मदरबोर्ड को नहीं निकाला, अपर बोर्ड, क्योंकि उसको निकालने के बाद आपको अच्छे से पता है कि अगर प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ तो सेट ऑन सेट नहीं डेट होगा। हो इस टाइप से जाएगा। प्रॉब्लम्स आएंगी। हाँ। ठीक है, तो ये जो फ़ोन है इसको हम पूरा, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डायग्नोसिस करके बताऊंगा कि जितने भी फ्लैगशिप मॉडल्स होते हैं, चाहे सैमसंग हो, चाहे MI हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे वीवो हो, आपने पढ़ा भी है कि जो टच सर्किट है 2 प्रोटोकॉल्स पे काम करता है, SPI और I2C, है ना? तो अब हम देखेंगे कि ये जो टच सर्किट है वो I2C पे काम करता है कि SPI में काम करता है। और जितने भी फ्लैगशिप मॉडल्स होते हैं उसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स की लाइन कुछ और लाइनें ऐड हो जाती हैं। सॉरी, प्रोटोकॉल की तो होती ही है, इसके अलावा भी कुछ लाइनें ऐड हो जाती हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक जरूर देखना। इसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि सबसे पहले S20 FE के अंदर S20 सैमसंग S20 के अंदर टच कैसे काम करती है, इसकी कितनी लाइनें होती है, किस पिन पे कितनी वोल्टेजेस आती हैं, और फिर उसको हम डायग्नोसिस करके देखेंगे इस फ़ोन में क्या फॉल्ट है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारा जो नया बैच है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। जिसको भी ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी है वो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन अगर नॉर्मली देखा हो तो रिपेयर किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक पूरा इसको डायग्नोसिस करके दिखाने वाला हूँ कि अगर टच का फॉल्ट आता है ऐसे फ्लैगशिप मॉडल्स में तो इसको हम कैसे रिपेयरिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोर्ड की कॉन्फ़िगरेशंस दिखा देता हूँ। बोर्ड के बारे में हम समझते हैं पहले कि ये सैमसंग का जो मदरबोर्ड है वो उसमें कौन कौन सी चिपें हैं, कौन सी IC लगी है, ये देखिए। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो लेयर है, एक लेयर ये है, ये एक मदरबोर्ड है जो मेन वाला ऊपर वाला है। ये देखो यहाँ पे ये लेयर है ये पूरी, ठीक है। तो इसमें ये पूरे LCD कनेक्टर और B2B कनेक्टर, ये सब बैटरी कनेक्टर, सबका कनेक्टिविटी यहाँ पे है। और जो मेन मदरबोर्ड है ये नीचे CPU लगा है और बाकी ये नीचे का मदरबोर्ड है। तो S20 में 2 मदरबोर्ड के थ्रू इस बोर्ड को प्रिपेयर किया गया है, तो इसीलिए इसको सैंडविच बोर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो टच काम नहीं कर रही है तो टच के कनेक्शन, यहाँ पे LCD का पत्ता लगता है तो इसी में टच की पिने हैं, तो ये फाइनली अटैच्ड होती है CPU से। तो अगर इसके लेयर में अगर कोई फॉल्ट आ जाता है बाय द वे, तब भी आपके फ़ोन की टच काम नहीं करेगी। तो और बाकी मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रोटोकॉल पे टच काम कर रही है और कैसे इसको टेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ना सर्किट के द्वारा समझाता हूँ कि किसी फ़ोन में टच के सर्किट को कैसे स्टडी किया जाता है। ठीक है, आप सबको पता है कि किसी भी मोबाइल फ़ोन में टच ज़्यादातर 2 प्रोटोकॉल्स पे काम करती है। एक I2C प्रोटोकॉल होता है और एक SPI प्रोटोकॉल होता है। तो सबसे पहले टच कभी भी काम ना करे तो हम पूरे टच के इस पिनों को रिसोल्ड करके देख लेंगे। ठीक है, अगर टच को पूरी पिनें रिसोल्ड करने के बाद भी टच काम ना करे तो एक बार कनेक्टर अगर आपको डैमेज दिखता है तो एक बार चेंज करके देख लो। जैसे देखो यहाँ पे इस कनेक्टर की देखो ये पिन थोड़ी सी सही नहीं दिख रही है, या इस टाइप से ये देख रहे हो थोड़ी थोड़ी ड्राई सी है। तो अगर आपको लगता है कि भाई कनेक्टर की प्रॉब्लम है तो एक बार आप ज़रूर चेंज करके देख लो, क्योंकि कभी कभी हम बहुत बड़ा फॉल्ट सोचते हैं लेकिन उतना बड़ा फॉल्ट होता नहीं है। अगर अभी भी प्रॉब्लम सेम है और अभी भी टच नहीं चली तो फिर हम ट्रैक्स को चेक करते हैं। तो सबसे पहले इस फ़ोन को रिपेयर करने के पहले मैं आपको सर्किट की कुछ नॉलेज देता हूँ, क्योंकि बिना सर्किट के तो आपको पता है कि यूट्यूब वीडियो देखना भी बेकार है,
क्योंकि आप यूट्यूब वीडियो तभी देखते हो जब आपको कुछ नॉलेज मिले, और बिना सर्किट के यूट्यूब का पूरा वीडियो अधूरा है। तो ये जो मॉडल है हमारा है सैमसंग का, और ये जो मॉडल आप देख रहे हो ये है मैं आपको दिखा दूँ, S20 तो है, लेकिन इसका जो मॉडल है, ठीक है, वो कौन सा है मैं एक बार देख लूँ। SG980F है, ठीक है। तो मैं बोर्नियो ओपन कर लेता हूँ पहले, उसके बाद आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की अच्छे से। देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्किट ओपन करते हैं S20 का। तो ये यहाँ पे हम सैमसंग का सर्किट ओपन करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। तो हमारा ये Z सीरीज़ है, तो Z981 इसका हम सर्किट हमारे पास है। सबसे अच्छी बात है, अगर सर्किट है तो फिर मोबाइल फ़ोन रिपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। इसका लेआउट है, आप बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि ये थोड़ा सा बड़ा मॉडल है तो इसकी रिपेयरिंग डिफ़िकल्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बस सर्किट का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे लेयर वाला मदरबोर्ड है, तो ये वाला जो कनेक्टर है वो LCD कनेक्टर है। तो हमें LCD आ रही है, लाइट भी जल रही है, तो हमें सिर्फ टच की पिनों से मतलब है। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे स्कीमेटिक में जाके मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ पे। तो ये देखिए आप, डिस्प्ले कनेक्टर हमारा आ गया, ये डिस्प्ले कनेक्टर आ गया। अब ये जो डिस्प्ले का कनेक्टर है, आप देखो ध्यान से, अगर ये मान लीजिए 60 पिन का कनेक्टर है, जैसे 65 पिन के आसपास है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें टच से मतलब है। तो देखिए इतनी सारी अगर पिनें अगर आप कभी भी रिपेयरिंग करो, और LCD कनेक्टर में इतनी सारी पिनों में से टच की पिन अगर आपको पहचाननी है, तो जिस कोड, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे कोड लिखे हैं, तो यहाँ पे जिस भी कोड में TP लिखा हो या TSP लिखा हो या CTP लिखा हो, वो समझ लेना टच की लाइन है। तो मैं एक एक करके दिखाता हूँ, आप खुद पहचान लोगे कि टच की लाइन कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे टच के लिए यहाँ पे BTP लिखा है, तो ये टच की नहीं होगी। तो और नीचे करते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा है TSP, तो TSP SDA और TSP SCL, ये दो पिनें हैं टच की। I2C प्रोटोकॉल बेस्ड टच सर्किट है, इसमें देखते ही पता चल गया। तो ये SDA की लाइन है, SCL की लाइन है। तो इसका नंबर हम देख लेते हैं, कनेक्टर पे इसका नंबर होगा 3537। तो ये दोनों प्रोटोकॉल जो लाइन है ये CPU से कम्युनिकेट करती है। तो ये हम लाइन को चेक करेंगे कि CPU से आने वाली लाइन कहीं ब्रेक तो नहीं है। आप सबको पता है कि I2C प्रोटोकॉल में 2.2K का पुलअप लगता है। तो अपन देखते हैं क्या इस लाइन में 2.2K का पुलअप लगा है। ये लेयर की पिन है, यहाँ ये देखो ये जा रही है ना, लेयर के अंदर जा रही है। और फिर एक बार और क्लिक करेंगे तो ये देखो CPU में चली गई। ये दोनों लाइन देखो, ये बड़ा वाला CPU है। अब देखते हैं I2C प्रोटोकॉल की दो रजिस्टर देखो लगती है यहाँ पे, R5004 और R5005। ये जो दोनों रजिस्टर में से एक भी ड्राई हो गई या एक भी हट गई या उस पर आने वाला 1.8 मिस हो गया, तो आपके फ़ोन का टच काम नहीं करेगा। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, जब मैं अभी चेक कराऊंगा आपको, तो I2C प्रोटोकॉल की दोनों लाइन की रीडिंग्स लेंगे और इन दोनों रजिस्टर को हम चेक करेंगे कि ये दोनों रजिस्टर्स की वैल्यू ठीक है कि नहीं, या किसी टेक्नीशियन ने हो सकता है रिपेयरिंग करते समय ये दोनों रजिस्टर हटा दिया हो। तो दो लाइन हमको समझ में आ गई कि भाई दो टच की लाइन मिल गई, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखिए तीसरी लाइन है ये TSP INT लाइन, ठीक है, TSP INT लाइन, इसको हम इंटरप्ट लाइन भी बोलते हैं। और ये जो लाइन होती है ना, इसको डबल वेरिफिकेशन लाइन भी बोलते हैं। और इस लाइन में आप देखो ये लाइन किस में लगी है, 41 नंबर पिन है। और इस लाइन पे अगर आप ऊपर देखोगे तो एक पुलअप रजिस्टर लगी है और एक कॉइल के थ्रू 1.8 का पुलअप है। तो अगर ये कॉइल निकल जाए तब भी टच काम नहीं करेगी, ये रजिस्टर की वैल्यू चेंज हो जाए तब भी टच काम नहीं करेगी, ठीक है। और ये जो TSP INT की पिन है CPU से कम्युनिकेट करती है। तो आपको SDA पिन भी चेक करनी है, SCL भी और INT भी, और तीनों की पुलअप रजिस्टर चेक करनी है हमें कि तीनों की पुलअप सही है कि नहीं। अब चौथी पिन देखिए, यहाँ पे लिखा है TSP TA। जो TSP TA है, अगर आप छोटे फ़ोनों की बात करें तो उस पर TA पिन नहीं मिलेगी आपको। जैसे कुछ बड़े फ़ोनों की बात करें, जैसे अल्ट्रा सीरीज़ है, तो उसके अंदर एक डिटेक्शन भी टच की आती है, तो इसके अंदर उसकी जगह TA दिया है। ये TA हर फ़ोन में नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये जो TA पिन है ये भी टच की TA पिन है, डिटेक्शन लाइन है, इसको भी चेक करना ज़रूरी है। तो ये जो TA पिन है, आप देखो 45 नंबर पिन है TA की, और इस पिन पे हमेशा एक पुलअप रजिस्टर आपको देखने को मिलेगी। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये TA पिन है। तो
अगर आप इसको कम्युनिकेशन चेक करोगे तो आप देखो ये कम्युनिकेशन कहाँ जा रहा है, एक बार देख लेते हैं। ये लेयर पे देखो गया, और लेयर से होते हुए ये चार्जिंग आईसी से कम्युनिकेट करती है ये वाली लाइन। तो आप इसको भी चेक करोगे कि ये लाइन कहीं ब्रेक तो नहीं है लेयर के थ्रू, ठीक है। और इसके ऊपर एक वोल्टेज आती है पुल अप 1.8 की। तो ये जो रजिस्टर आप देख रहे हो ना, ये लगभग 470 किलो ओम की रजिस्टर्स होती हैं। तो इसको भी अपन ओपन के लिए एक बार चेक करके देख लेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमें अगर टच अगर रिपेयर करना है तो टच रिपेयर करने के लिए हमें कितनी लाइनों को फोकस करना होगा। सबसे पहला हमें चेक करना होगा TSP, SDA, SCL, INT और TA, 4 लाइन तो ये क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं टच में एक रीसेट लाइन भी होती है। तो हम इसमें देखते हैं कि रीसेट लाइन कहाँ है। तो यहाँ पे डिस्प्ले रीसेट लिखा है, लेकिन TP रीसेट तो कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे देखो डिस्प्ले की टच की रीसेट लाइन की, कहीं भी रीसेट की तो लाइन देखने में नहीं आ रही है। देखिए रीसेट लाइन कहीं नहीं मिल रही है, रीसेट लाइन। देखिए कहीं भी नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ कॉमन बता दूं कि जितने भी एमोलेड स्क्रीन के फ़ोन्स होते हैं तो कई बार उस पर टच की रीसेट और डिस्प्ले की रीसेट कॉमन हो सकती है, इसीलिए इन फ़ोनों में अलग से टच की लाइन नहीं दिखती है। इसको आपको कंसीडर करना होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं वोल्टेज लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टच के लिए 2 वोल्टेज यहाँ पे आती है, एक 3.0 और एक आती है 1.8। अगर इन दोनों में से एक भी मिस हुई तब भी हमारे फ़ोन का टच काम नहीं करेगा। अब इसको हम देखते हैं क्या ये LDO से आती है या PM से आती है डायरेक्ट। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये लेयर पे गई और लेयर के थ्रू डायरेक्ट ये IC से आती है। मतलब इसमें कोई भी एक्सटर्नल 4 पिन LDO नहीं लगा है। तो इसको हम चेक करेंगे। तो इसको आसान शब्दों में समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बनाई है ताकि आपको ईजिली समझ पे आ सके। तो देखिए मैं एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस सर्किट को। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक मैंने फाइल बना रखी है, इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा LCD कनेक्टर है। आप सबको पता है कि LCD कनेक्टर बहुत बड़ा है। आप देखो ये LCD कनेक्टर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी पिनों का LCD कनेक्टर है। ये देखो यहाँ पे लगभग आपकी 65 पिन्स हैं। अब इसमें टच की कौन कौन सी पिन है इसको समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी टच की जो मेन पिन है इसका डाटा शीट मैंने बना रखा है कि 35 नंबर पिन SDA की होगी और 37 SDA SCL, 39 TSP 1.8 की होगी, 41 INT की होगी और 43 3.0 और 45 TA की होगी। तो ये पिन मैंने ऑलरेडी बना रखा है ताकि आपको आसानी से समझा पाऊँ। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, SDA पिन, SCL पिन और INT पिन और TA पिन पे पुल अप रजिस्टर को अपन को फोकस करना होगा, ठीक है। तो मैं एक एक करके अभी आपसे बात करूंगा कैसे इसको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पिन पे रीडिंग लेते हैं, उसके बाद फिर पुल अप रजिस्टर्स की हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ढूंढना होगा पिन नंबर 35। तो मैं आपको कैमरे में दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको 35 ढूंढना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप देखो सबसे पहले डिस्प्ले कनेक्टर देखो यहाँ पे। तो डिस्प्ले कनेक्टर में देखो 1 नंबर ऊपर लिखा है और 2 नंबर नीचे। तो ऊपर नीचे काउंट होगा, मतलब कैसे काउंट होगा कि ये आपका जो मोबाइल फ़ोन है ऐसे मैंने रखा तो पिन नंबर 1 ये होगी, 2 3 4 ऐसे काउंट होगा, 5 6 7 8 9 10 ऐसे। तो मैं आपको बता देता हूँ 35 नंबर जो पिन होगी वो लगभग मैंने चेक किया हुआ है। इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने इसकी रीडिंग ले ली है ताकि मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकूं। आप देख सकते हो ये फ़ोन पूरा रिपेयर्ड है। आप देखो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट इधर से भी रिप्लेसमेंट हुए हैं क्योंकि लेयर वाला बोर्ड है तो अभी किसी ने लेयर ओपन नहीं की है इसकी। तो 35 नंबर जो पिन है वो ये है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 और 35। देखिए 35 की रीडिंग आप देखिए 394 आ रही है। मतलब ये रीडिंग से हमें ये नहीं पता चलता कि पावर और CPU दोनों की लाइन ठीक है। इस रीडिंग से बस अभी हमें ये पता चल रहा है कि अभी रीडिंग्स कनेक्टेड है, लेकिन CPU की है कि पावर की ये नहीं पता है हमें, ठीक है, क्योंकि 2 लाइन आती है इस पर, पुल अप भी आता है, ठीक है। तो अभी रीडिंग से हम ये समझते हैं लाइन ठीक है और दूसरी की भी इतनी ही रीडिंग आनी चाहिए। देखो 394 SDA SCL की लाइन है, ठीक है। 35 और 37 ये है 35 और ये है 37, ये I2C प्रोटोकॉल है।
मान लीजिए इसकी रीडिंग 394 आती है और इसकी रीडिंग एबनॉर्मल आती है, तो इससे ये पता चलता है कि I2C प्रोटोकॉल में कोई पुल अप मिस है, ठीक है, तो इसकी रीडिंग भी मिस हो जाएगी। तो अभी देखने से तो ये लगता है कि I2C प्रोटोकॉल ठीक है। इसके अभी हमने पुल अप रजिस्टर नहीं चेक किया है, पुल अप भी हम चेक करेंगे। तो ये हो गई 37, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए 37 तो हमने चेक कर लिया। अब 39 पे 1.8 आती है, तो वोल्टेज बाद में चेक करेंगे, पहले इस पे हम रीडिंग ले लें, ठीक है। तो अपन रीडिंग अगर लेते हैं तो देखिए रीडिंग कैसे लेते हैं। 39 की रीडिंग 250 प्लस आनी चाहिए क्योंकि वोल्टेज लाइन है। तो 35, 37, तो 39 यहाँ पे देखो कितनी रीडिंग है 494, मतलब ये वोल्टेज लाइन भी शॉर्ट नहीं है और ना ओपन है, मतलब रीडिंग है तो वोल्टेज आ ही रही होगी, तो ये भी ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके बाद 39 के बाद 41 भी INT की पिन है। तो 41 नंबर पिन कैसे चेक करेंगे, देखिए ये हो गई 35, 37, 39 और ये 41, तो ये INT की पिन है 392। ये भी रीडिंग ठीक है, मतलब CPU की रीडिंग ठीक हो सकती है, लेकिन पुल अप रजिस्टर का कम्युनिकेशन है कि नहीं उसको चेक करने के लिए आप इसको किलो ओम पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल ठीक दिख रहा है। और उसके बाद हम चेक करते हैं 43 और 45, ठीक है। तो 43 और 45 कौन सी होगी, तो 41 तक तो हम चले गए, तो ये 43 है वोल्टेज लाइन, ये भी ठीक है, और 45 TA लाइन ये है, ये भी ठीक है। तो देखो रीडिंग लेने से तो पूरी टच की जो 5 लाइनें हैं 1 2 3 4 5 ये तो ठीक ठाक दिख रही हैं, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं कि अगर लाइन ठीक है तो क्या इस पे आने वाली वोल्टेजेस ठीक हैं कि नहीं, और इस पे जो वोल्टेज आती हैं उनमें पुल अप रजिस्टर्स ये सब लगे ठीक है कि नहीं। तो देखिए सिंपल सा बात है, अगर रीडिंग ठीक आ रही है तो एक बार हम रजिस्टर्स की वैल्यू भी ले लेंगे। रजिस्टर्स की वैल्यू यानी जो पुल अप रजिस्टर लगी ना उसकी वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे आप देखो पुल अप रजिस्टर की अगर आपको वैल्यू लेना है ना, तो देखो सबसे पहले I2C प्रोटोकॉल की पुल अप देखते हैं कहाँ लगी है। तो ये आप देख सकते हैं कि I2C प्रोटोकॉल की जो 2 पुल अप रजिस्टर्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे लगी है, लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लेयर के नीचे है। अपर बोर्ड निकलेगा उसके नीचे ये रजिस्टर ये कॉर्नर पे होंगी, तो इसके लिए चेक करने के लिए तो अपर बोर्ड को अपन को खोलना पड़ेगा, तो वो बात की बात है, अभी तो चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है क्योंकि अभी ये तो अपर बोर्ड निकला नहीं है। अब दूसरा अब दूसरी अगर रजिस्टर की बात करें तो अगर हम बात करते हैं INT वाली, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। तो INT की जो रजिस्टर है, देखो यहाँ पे INT की, तो ये जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू 3500 है, ये R3500। तो अपन देखते हैं R3500 कहाँ है, देखिए R3500 ये लगी है, हाँ इसको अपन चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये रजिस्टर है, तो मैं इसको चेक करके देखता हूँ। ये हाई वैल्यू की रजिस्टर होती है, इतना आप समझ लीजिए। तो ये रजिस्टर आपको मिल जाएगी कहाँ पे, ये वाली, ये ऑलरेडी देखो किसी ने रिप्लेस किया हुआ है इस रजिस्टर को। तो अपन देखते हैं इस रजिस्टर को, ठीक है। तो ये जो रजिस्टर है हमारी लगी है ये, तो ये कभी कभी 1K से लेकर 10K तक होती है, 20K की भी होती है। तो अभी देख लेते हैं कितने K की है, 4.7 की भी हो सकती है, तो देखते हैं। हाँ ये 4.7 किलो ओम की रजिस्टर है, तो इसका मतलब ये भी रजिस्टर ठीक लग रही है अपन को। और इसके बाद टी लाइन की जो रजिस्टर थी TE, ये TA लाइन की, सॉरी TA लाइन। तो ये जो रजिस्टर है ये रजिस्टर आप देख सकते हो, ये वाली है R3504, इसको भी देख लेते हैं कहाँ लगी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं R3504, और अगर इसको हम सर्च करेंगे तो ये ऊपर ही लगी है। ये 470 किलो ओम की फ्लैगशिप मॉडल्स में मैंने देखा है लगती है ज़्यादातर। तो ये रजिस्टर लगी है यहाँ पे। इस रजिस्टर को भी देखिए रिप्लेस किया जा चुका है, 470 किलो ओम की रजिस्टर है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये वाली, ये इसकी वैल्यू अपन देखते हैं, ये देखिए ये भी ठीक है लगभग। ये अगर रजिस्टर निकाल के चेक करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, तो ये भी ठीक है। इसको ऑलरेडी देखो किसी ने चेंज कर चुका है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो पुल अप रजिस्टर से सब ठीक है, और जो ऊपर वोल्टेजेस आती हैं वो भी ऑलमोस्ट बन रही हैं, ठीक है। तो अब हमें ना एक बार इसकी जो I2C प्रोटोकॉल INT TA और 1.8 और 2.8 वाली वोल्टेजेस चेक करने चाहिए।
जिससे कि हमें पता चल पाएगा कि हमने कूल टेस्टिंग में तो रीडिंग ले ली थी, लेकिन हॉट टेस्टिंग में क्या वो वोल्टेजेस प्रॉपर बन रही है कि नहीं। तो अब मैं इस बोर्ड को लगाता हूँ, पैनल में फिट करता हूँ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये मैंने पैनल में फिट किया। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको टच की वोल्टेज चेक करनी है ना, अगर ये LDO बेस्ड टच सर्किट होता तो आपको एक बार LCD लगा के निकालनी पड़ती, लेकिन LDO बेस्ड नहीं है तो हम बिना LCD को लगाए भी इसकी वोल्टेज को हम एक बार टच चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैं अंदाज पे फ़ोन को ऑन कर रहा हूँ। देखिए मैं ऑन ऑफ को दबा रहा हूँ, ये देखिए ये ऑन ऑफ को मैंने दबाया, फ़ोन ये वाइब्रेट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पूरी वोल्टेजेस को मेज़र करूँगा। अब देखो ध्यान से देखिएगा, पहली 35 और 37 पे आना चाहिए 1.7 पुलअप अगर ठीक होगा तो देखिए मैं एक एक करके चेक कर रहा हूँ केयरफुली। तो ये देखिए ये 1.7 आ गया और यहाँ पे भी 1.7, यानी I2C प्रोटोकॉल की वोल्टेज बन रही है। उसके बाद INT पे भी 1.8 के आसपास आना चाहिए, ये भी आ रहा है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट पिन थी 1.4, ठीक है, पुलअप था इसके अंदर। और नेक्स्ट पिन थी हमारी 3.0, अगर आपको याद हो 3.0, ठीक है। और TA पिन पे वोल्टेज नहीं आती है क्योंकि वहाँ पे 470 किलो ओम की रजिस्टर वो बनती है हमारे टच जब लॉजिक लो लॉजिक हाई होता है। तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो पूरी पिनों पे वोल्टेजेस भी प्रॉपर आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में आप कभी भी भूल के भी डायरेक्ट CPU रिवॉल्व मत करो, ठीक है। आप ऐसी सिचुएशन में देखिए मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हमारे पूरे ओवरऑल मोबाइल फ़ोन में एक ऑडियो सेक्शन और एक टच सेक्शन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सेक्शन होते हैं। तो जब भी आपको किसी भी टच सर्किट में या ऑडियो सर्किट में पूरी रीडिंग सही मिलती हो और वोल्टेज भी बनती हो, तो एक बार आप कम्युनिकेशन को ज़रूर रिसोल्ड करके देखेंगे। मतलब देखो सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में भी हम कनेक्टर को रिप्लेस करके देखते हैं एक बार, या रिसोल्ड करके देखते हैं। तो रिसोल्ड तो पहले हो चुका है और कनेक्टर ये अभी देखने तो ठीक लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि ये एक लेयर वाला मदरबोर्ड है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ये लेयर है, आप देखो यहाँ पे ध्यान से, आप देखो ये लेयर वाला मदरबोर्ड है और जितनी भी टच की और LCD की लाइनें आ रही हैं सब लेयर से होके आ रही हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इन फ़ोनों में ये वाटर लॉगिन फ़ोन है, तो हो सकता है कि पानी जाने से कुछ बॉलें ड्राई हो जाती हैं या अंदर मॉइस्चर आ जाता है, इससे भी हमारे टच वहीं पे स्टक कर जाती है। तो आज हम इसकी जो लेयर है उसको सेपरेट करके देखते हैं कि क्या लेयर के बीच में कोई इशू होने से टच रुकी हुई है, और इसको हम देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तो चलिए हम लेयर को डिसेंबल करते हैं और देखते हैं अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम जो बोर्ड को सेपरेट करते हैं। सबसे पहले मैं SMD यूज़ कर रहा हूँ क्विक की 2008, और मैंने आगे का जो नोज़ल होता है वो निकाल दिया है। मेरा अभी टेम्परेचर है SMD का 350, एयर 100 है, और नोज़ल को बिना लगाए मैं इस तरीके से बोर्ड को सेपरेट कर रहा हूँ। आपको बोर्ड को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, हल्का हल्का हीटअप ऐसे करते रहना है। जब बोर्ड गर्म होते जाएगा तो धीरे धीरे लेयर निकलती चली जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने किसी भी प्री हीटर का यूज़ नहीं किया है इसमें। SMD से ही बहुत अच्छे से हम बोर्ड को निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर का ये मदरबोर्ड होता है बहुत वीक होता है, इसकी लेयर बहुत पतली होती है, तो केयरफुली काम करना होगा इस पर। तो इस तरीके से अब बोर्ड ऑलमोस्ट ही निकलने वाला है, ठीक है, ये देखिए निकल गया। तो इस तरीके से देखिए हमने ऊपर वाले जो अपर बोर्ड है उसको सेपरेट कर लिया है, और इस बोर्ड को सेपरेट करने के बाद थोड़ा हीट कूल हो चुका है। और आप देख सकते हो कि ये अपर बोर्ड है और ये लोअर बोर्ड है जिसमें पावर IC, चार्जिंग IC सब लगी हुई है, और पीछे साइड में CPU भी लगा हुआ है इसके। तो दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए पीछे साइड CPU और इसकी जो UFS मेमोरी बेसबैंड सब लगा हुआ है। तो अब देखिए ये लेयर जो हमने सेपरेट किया था, इस तरीके से देखिए कई सारी बॉल्स ब्लैक दिख रही हैं। तो इन्हीं बॉल्स के ड्राई होने से भी टच हो सकता है काम ना करती हो। तो हम इसको एक बार ना पूरा क्लीन करेंगे और एक बार देखते हैं कि कहीं कोई ब्लैक स्पॉट तो नहीं है, कहीं कोई वाटर तो नहीं है। एक बार देख लेते हैं, एक बार मोटा मोटी, बाकी जब क्लीन करेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बॉल आप देख सकते हो ब्लैक दिख रही है, मैं दिखाता हूँ थोड़ा और ऊपर करके। ये देखिए यहाँ पे एक बॉल जो आप देख रहे हो ना बिल्कुल ब्लैक हो गई, सड़ गई ऐसा लगता है। इसमें मॉइस्चर या वाटर जाने से देखिए एक बॉल यहाँ पे बिल्कुल ख़राब सी हो गई है। तो ये बॉल भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है टच के ना चलने से,
इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अपर बोर्ड है, देखिए जहाँ पे वो बॉल थी यहाँ पे अपर बोर्ड में भी वो बॉल देखिए डैमेज सी दिख रही है, तो इस बॉल को भी थोड़ा मैं क्लीन कर लूँगा और ये वाली बॉल भी क्लीन करते हैं और देखते हैं लेयर डैमेज हो गई है फिर से बनानी पड़ेगी या इसी पे काम चल जाएगा। वैसे तो इसको थोड़ा सा अगर हम क्लीन कर दें तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी जो उसका प्रिंट है वो डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि पूरे बॉल्स को एक बार ना क्लीन कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि और भी अगर कोई बॉल डैमेज हो तो उसका पता चल जाएगा। ये देखिए ये वाली बॉल बिल्कुल ब्लैक हो गई, लेकिन बॉल डैमेज नहीं हुई है, वो क्लीन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इस बॉल को भी थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। 6 नंबर बॉल है ये वाली बॉल, ठीक है, हमें इसकी पैड बनाने की ज़रूरत नहीं है। और भी देख लेते हैं, और भी कहीं बॉल कोई ड्राई हो कहीं ब्लैक हो तो आप उसको एक बार क्लीन कर सकते हो, ठीक है। अब हम एक बार सोल्डर फ्लक्स लगाते हैं और पूरी बॉल को एक बार क्लीन कर लेते हैं, ताकि और भी अगर कोई बॉल ख़राब होगी तो पता चल जाएगा, ठीक है। फ्लक्स पेस्ट जो आप यूज़ करते हैं वो भी एक अच्छी क्वालिटी का फ्लक्स होना चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये फ्लक्स हल्का हल्का हम लगा के और इसकी पूरी पैड को एक बार क्लीन कर लेते हैं डिसोल्डर वायर से। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आयरन यूज़ कर रहा हूँ T210 OSS का, और आप जब यहाँ पे आयरन यूज़ करें तो आप 330 डिग्री सेल्सियस पे आयरन को सेट कर सकते हैं। 350 370 में बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो पैड्स के ख़राब होने के चांसेस बनते हैं, इसीलिए टेम्परेचर 330 रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से पूरी पैड को हम साफ़ कर लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा कोई पैड और डैमेज होगा तो पता चल जाएगा। अब इसको मैं एक बार डिसोल्डर वायर से क्लीन कर लेता हूँ। देखिए इस तरीके से ज़्यादा तेज़ डिसोल्डर वायर को आपको प्रेस नहीं करना है, हल्का हल्का आप बिल्कुल डिसोल्डर को यहाँ पे निकाल सकते हैं इस तरीके से। देखिए मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, क्योंकि ये वीडियो लगभग 1.5 आवर का होता, इसीलिए मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, क्योंकि इसमें लेयर्स पे काम करने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरे पैड्स को ऐसे करके साफ़ कर सकते हैं। देखिए मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वीडियो को कट ना करूँ और आप तक पूरा मैसेज देने की कोशिश करूँ कि एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, और वीडियो आप जो समय है आपका जो बहुमूल्य समय पूरा यूज़ हो, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से पूरा ये हमने ये क्लीन कर लिया है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का कमेंट होता है कि डेटा फिनिश हो जाता है, ठीक है, इसीलिए मैं वीडियो को मुझे छोटा करना पड़ता है, क्योंकि ये वीडियो लगभग 1.5 आवर का वीडियो है कंप्लीट, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारी चीज़ें कट करनी पड़ती है, काफ़ी चीज़ें फॉरवर्ड करनी पड़ती है फास्ट फॉरवर्ड, ताकि वीडियो को एक सही टाइम पे लाया जा सके, ताकि आप पूरा वीडियो देख पाओ, डेटा पैकेज ख़त्म ना हो आपका। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हमेशा रहती है मेरे वीडियोस के साथ कि थोड़ा सा बड़े होते हैं। अब ये यहाँ पे मैं कॉटन से पूरी बॉल को क्लीन कर रहा हूँ, और यहीं पे हमें पता चल जाएगा कि कोई बॉल डैमेज तो नहीं है या कोई बॉल उखड़ी तो नहीं है। देखिए यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये पूरी बॉल्स को हमने साफ़ कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब ये हम स्टार्ट करते हैं, अपर लेयर पे काम करते हैं। ये जो अपर लेयर है इसको भी एक बार हमें क्लीन करना होगा, आप देख सकते हैं। इस पे देखिए अपर लेयर पे जब भी काम करेंगे तो इसकी बॉल बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, इसका विशेष ख्याल रखना। तो यहाँ पे टेम्परेचर 330 से ज़्यादा नहीं करना है अपन को, और एक बार पूरी बॉल्स को एक बार क्लीन कर लेते हैं हल्के हल्के इस तरीके से। देखिए पूरी बॉल को क्लीन कर अच्छा, इसमें कई सारी एनसी भी होती है, तो अगर कोई बॉल अगर डैमेज होती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार सर्किट से देख सकते हो कि अगर कोई प्रिंट अगर डैमेज है तो कहीं वो एनसी ना हो, अगर एनसी है तो आपको फिर से उसको रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कहीं ग्राउंड पिन डैमेज होती है तो उसको हो सकता है रिपेयर करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि अलग अलग ग्राउंड अलग अलग सब्जेक्ट्स का हो सकता है, तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने इसको पूरा क्लीन कर लिया है। अब इसको एक बार हम डिसोल्डर वायर से क्लीन भी करके देख सकते हैं। बाकी इसको इसी तरीके से रिवॉल्व भी कर सकते हैं, क्लीन करने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे रिवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी क्लीन इसीलिए कर रहा हूँ
क्योंकि इसमें कुछ वाटर डैमेज होने से कुछ बॉल्स जैसे ब्लैक सी हो गई थी ना, तो एक बार हम क्लीन कर लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगी, इसीलिए मैं एक बार क्लीन कर रहा हूँ। नहीं तो हम इसी के ऊपर इसको रिवॉल्व कर सकते थे स्टेंसिल से, आपको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैंने एक बार क्लीन कर दिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि पूरी बॉल्स में कोई बॉल डैमेज तो नहीं है। अब इसको कॉटन से हमने देखिए इस तरीके से क्लीन कर लेना है। देखिए ये कॉटन से हमको क्लीन कर लेना है पूरा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब हम इसको रिवॉल्व कर लेते हैं। रिवॉल्व करने के लिए मार्केट में इसकी इस टाइप से स्टेंसिल्स मिल जाएंगी, जैसे आप आईसीज को रिवॉल्व करते हो ना, उसी तरीके से इसको भी रिवॉल्व कर सकते हो। कुछ किट्स भी आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी है तो आप इसी से आप बिल्कुल इसको रिवॉल्व कर सकते हो, आपको स्पेशल कोई किट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से देखिए आप पूरा पेस्ट लगाइए अच्छे से, और नीचे का जो टिश्यू पेपर हम लगाते हैं ना, वो काफ़ी उसकी थिकनेस अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा ऊंचा आपको रखना है, मोटा पेपर होना चाहिए, ताकि हमारा जो मदरबोर्ड है वो उसमें फिक्स हो जाए, ताकि आप आराम से बॉल को बना सको। इस तरीके से क्लीन कर लेना है और ट्विलर से प्रेस करके धीरे धीरे एक एक कॉर्नर से स्टार्ट करना है, हीट मारते चले जाना है, और बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी बॉल रेडी हो जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरी बॉल एकदम रेडी हो गई, ये आप देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा आप रोक रोक के जहाँ पे बॉल कम ज़्यादा दिखती हो उसको सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी पूरी बॉल बन चुकी है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो एक बार मैं इसको हम क्लीन कर लेंगे अच्छे से, ताकि हमें पता चल जाए कि कोई बॉल डैमेज तो नहीं है। तो इस तरीके से एक बार मैं इसको देखिए मैं क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप ब्रश से क्लीन कर सकते हैं, और एक बार देख लो अच्छे से कि कोई बॉल डैमेज तो नहीं है, कोई बॉल छोटी बड़ी तो नहीं है। यदि बॉल छोटी बड़ी हो जाएगी तब भी प्रॉब्लम करेगा इंस्टॉलेशन के बाद। ठीक है, देखिए मैं इस तरीके से क्लियर, देखिए बॉल पूरी क्लियर दिख रही है आपके सामने, ये देखिए काफ़ी अच्छी रिबॉलिंग हो चुकी है, देखिए पूरी बराबर है। तो आपको एक बार अच्छे से देख लेना है कि कोई बॉल यहाँ पे डैमेज तो नहीं है, ब्रेक तो नहीं है, छोटी बड़ी तो नहीं है, ये सब चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो हमारा मदरबोर्ड था वहाँ पे एक अच्छे से फ्लक्स लगा लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये ठीक है, और फ्लक्स लगा के बोर्ड को यहाँ पे रख देते हैं। थोड़ा फ्लक्स को हम चारों तरफ इसको मिक्स कर लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। इस तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, और अब हम जो अपना सब मदरबोर्ड है उसको रख देते हैं ऊपर। ठीक है, और फिर से SMD हॉट गन से ही हम हिट करके बोर्ड को आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी स्पेशल किसी किट की ज़रूरत नहीं है। आप 2-4 बोर्ड पे प्रैक्टिस करो, ट्रेनिंग लोगे तो डेफिनेटली आप इन सब टाइप के बोर्ड को भी हैंडल कर सकते हो। तो ये देखिए हमने बोर्ड को यहाँ पे रख लिया है। अब हम हीटअप करते हैं इस बोर्ड को, अच्छे से सेट कर लीजिए, आगे पीछे पूरा प्रॉपर सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, और अब हम इसको ऊपर से हिट करते हैं। एक बार अच्छे से सेट कर लेते हैं इसको, एक बार बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर से रिवॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी प्रॉपर फिक्स ना हुआ तो। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से बोर्ड को हमने बिठा लिया है। अब हम यहाँ पे हीटअप करते हैं बोर्ड को, और देखिएगा मैं कैसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। अभी मेरा SMD का टेम्परेचर 350 होगा, और एयर जो होगा वो 100 पे ही रहेगा। नोज़ल मैंने बाहर कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। देखिए जब बोर्ड इंस्टॉल होता है, जब बैठेगा तो पता चल जाता है। अगर आप बारीकी से देखें तो जब अपन ऐसे हिट करेंगे तो बोर्ड धीरे से
फिट होता है तो उसकी मूवमेंट से ही पता चल जाता है कि बोर्ड लग गया है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हमें लॉन्ग टाइम तक हीटअप करते रहना है बोर्ड को, ऐसा नहीं है। जब बोर्ड फिट होगा, बैठेगा, तो ही पता चल जाता है कि बोर्ड इंस्टॉल हो चुका है। और थोड़ा सा आप ट्विज़र से मूव भी करके देख सकते हो बोर्ड को, जब ये सेट हो जाता है बोर्ड। तो देखिए, तो इस तरीके से बोर्ड आप थोड़ा सा मूव करके देख सकते हो बोर्ड को। जैसे मैं मूव कर रहा हूँ ना, हल्का सा मूव करने से पता चल जाता है कि बोर्ड लग चुका है। ठीक है, तो अभी जब आप सामने से लगाओगे तो काफ़ी अच्छा आप इसको मतलब समझ सकते हैं कि बोर्ड कब आपको पता चलेगा लग गया। तो इस तरीके से पूरा प्रॉपर तरीके से बोर्ड को बैठा लेना है, हल्का सा मूव करके देख लेना है। मूव अगर होता है तो समझ लीजिए कि बोर्ड लग चुका है। और बस इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है बोर्ड, और फिर हम चेक करके देखते हैं कि हमारा बोर्ड प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, और क्या कारण था कि टच हमारी नहीं चल रही थी। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने इसकी जो लेयर थी उसको रिवॉल्व कर दिया है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा टच का प्रॉब्लम था वो ठीक होता है कि नहीं। तो देखते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, ये जो डबल लेयर के मदरबोर्ड होते हैं, आपने देखा था इस मदरबोर्ड का हमने कोई भी प्री हीटर यूज़ नहीं किया। इस टाइप के मदरबोर्ड में हम एसएमडी मशीन से ही इसकी लेयर को निकाल और लगा सकते हैं। बस थोड़ी सी ट्रिक होनी चाहिए, हैंड स्किल अच्छा होना चाहिए, तो आप एसएमडी से भी ये सब काम कर सकते हो। और आजकल के जितने भी फ्लैगशिप मॉडल हैं उसमें इसी टाइप का मदरबोर्ड आने वाला है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि देखिए अगर लेयर अच्छे से इंस्टॉल नहीं होगी तो हमारे फ़ोन में ग्राफिक्स के भी दिक्कत आ सकते हैं, सेट हो सकता है प्रॉपर ऑन ना हो या रिबूट हो, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो लेयर का प्रॉपर इंस्टॉल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं देखता हूँ, पहले ऑन करता हूँ फ़ोन को। ये देख सकते हैं फ़ोन ऑन हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो लेयर हमने इंस्टॉल की वो प्रॉपर इंस्टॉल हो गई है। अब आगे के देखते हैं। देखिए, अब इसके अंदर प्रॉब्लम पहले तक टच काम नहीं कर रही थी, तो देखते हैं हमारी टच काम करती है कि नहीं। एक चीज़ अपन को ध्यान रखना है कि जितनी भी सैमसंग के ये जो लेयर वाले मदरबोर्ड थे, इसकी जो अपर लेयर होती है बहुत वीक होती है, बहुत कमज़ोर होती है। तो बड़ा केयरफुली काम करना है। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन पहले टच काम नहीं कर रही थी, अब देखते हैं टच काम कर रही है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी प्रॉपर टच काम कर रही है, और जो हमारा फॉल्ट था वो ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है। तो इससे ही हमको ये सीखने को मिलता है कि जितनी भी लेयर वाले मदरबोर्ड होते हैं उसमें रीडिंग्स तो आती हैं, लेकिन कई बार उसके पैड ड्राई हो जाने से, इसमें देखिए अब वाटर डैमेज फ़ोन था तो नीचे लेयर सड़ गई थी, तो उसके ड्राई हो जाने से, प्रॉपर कनेक्टिविटी ना बनने से मल्टीमीटर रीडिंग तो देता है, लेकिन उसकी प्रॉपर कनेक्टिविटी ना होने से टच हमारी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टच हमारी चल चुकी है प्रॉपर, और ये हमारा फ़ोन ठीक हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये लेयर वाले फ़ोन्स की ट्रेनिंग लेनी है, या आपको सिंगल पावर, डबल पावर, ट्रिपल पावर, 4 पावर ऐसी आज एक फ़ोन में आ रही है, अगर आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारी सेलफोन सोल्यूशन टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सेंटर बदरपुर दिल्ली में है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कोई भी एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल नया है, बिल्कुल फ्रेशर है, वो भी हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकता है। जितने भी नए स्टूडेंट हैं हम उनको इंस्टेंट एडमिशन लेते हैं, और उनको पहले हम बेसिक क्लासेस में डालते हैं। उसके अंदर हम 10 से 15 दिन की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद हम एडवांस बैच में उसको शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए हैं या एक्सपीरियंस है, आप हमारे सीएस को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बार कहीं से कोर्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो जहां आपको बेसिक्स लेके एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग मिले, ताकि आप चाहे नए हो चाहे 10 ईयर एक्सपीरियंस है, आपको प्रॉपर नॉलेज मिले और आप एक अच्छा बिजनेस को स्टार्टअप कर सको। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।